नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 10 में टॉपिक नंबर 8 है। तो चलिए, बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, फिर हम इसकी पृष्ठभूमि और इसका गठन कैसे कैसे हुआ। पृष्ठभूमि, आप सभी लोगों को पता है कि क्यों महिला आयोग की जरूरत पड़ी। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार है, समाज का एक दबा कुचला वर्ग अपन महिलाओं का अभी भी बोल सकते हैं कि, और जीडीपी में आप महिलाओं की कितनी % भागीदारी मानते हैं, सभी आप जानते हैं। तो इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि महिला आयोग जो बनाया गया उसमें कितने अध्यक्ष, सदस्य, क्या सब कुछ है, ये सब देखेंगे। इसका हम टेन्योर देखेंगे, अध्यक्ष का, अध्यक्ष और सदस्यों का, इनकी सर्विस कंडीशंस देखेंगे, इनका हम रेजिग्नेशन ये किसको देंगे ये देखेंगे, और इनको हटाएगा कौन, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको हटाएगा कौन, ये सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। कार्य और शक्तियाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो नॉर्मल सी कार्य और शक्तियां हैं, जो हम अभी आगे जाकर के देखेंगे कि क्यों बनाया गया होगा यह आयोग, आपको क्या लगता है, तो ये हम अभी आगे जाकर के देखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, एमपी स्टेट वुमेन कमीशन, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं कि अपन से एक नंबर अपना यहाँ पे आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले सामान्य परिचय, यानी सामान्य परिचय या पृष्ठभूमि या गठन। आप देखिए, महिला आयोग की जरूरत क्यों पड़ी। महिला आयोग की जरूरत इसीलिए पड़ी कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार या महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो महिला सशक्त कब होगी, जब उनको कुछ कानूनी अधिकार मिलेंगे। और कानूनी अधिकार, अगर चलो हमने कानून तो बना दिया, उनके लिए एक अधिनियम बना दिया कि महिलाओं के खिलाफ अगर महिलाओं को कोई प्रताड़ित करता है, या घरेलू हिंसा का कोई मामला है, या दहेज से रिलेटेड कोई मामला है, तो उसके लिए हमने एक एक्ट बना दिया है। ये देखिए साहब, ठीक है। अब इसको लागू कराने का काम किसका है। हमने एक अधिनियम बनाया संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये आप याद रखना 1990 में बनाया गया था, 1990 में, के तहत केंद्र सरकार द्वारा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों, हमने एक एक्ट बना दिया, हमने उसमें बता दिया एक्ट में कि हमको ये करना है, कौन कौन से कृत्य अपराध माने जाएंगे, और ये सब कुछ हमने बता दिया। अब कोई ये काम कर रहा है तो उसको सजा देने के लिए, या उस पर ध्यान रखने के लिए, या उस एक्ट को ढंग से प्रभावी ढंग से अगर वो लागू हो पाए, तो इसके लिए हमने एक आयोग की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए हमने एक राष्ट्रीय महिला आयोग बना दिया था, नेशनल वुमेन कमीशन हमने एक गठित किया था। ठीक है। कब किया था, तो ये डेट आप याद रखना, 31 जनवरी 1992 को किया गया। तो 1990 में एक्ट बना, और 31 जनवरी 1992 को हमने एक आयोग बनाया। ठीक है। यह एक सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय क्यों है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया वो इस अधिनियम के आधार पर किया गया था। किस बेसिस पर किया गया, क्या ग्राउंड क्या थे इसके, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया गया था। इसीलिए एक सांविधिक निकाय, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। और संवैधानिक निकाय क्या है, जिनका वर्णन संविधान में हो, जो किसी न किसी अनुच्छेद में उसका मतलब दिया हो, किसी न किसी आर्टिकल में उसकी बात कही गई हो। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, या कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें बात करी गई हो। तो इसीलिए एक सांविधिक निकाय, ये एक लॉ के मतलब ये कानून के द्वारा बनाया गया, एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में, यानी कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आप कभी जाएं तो आप देखना कि इसका जो हेड ऑफिस है, इसमें बहुत सारे लोग, ये अध्यक्ष ये बैठती हैं, वहाँ पर एक कंप्लेंट सेल होता है जिसमें लगातार कंप्लेंट आती रहती है, वो भी वहीं पर सब कुछ एक मतलब रहता है, सब अपना अपना काम संभालते हैं। कोई स्व मोटो से, अभी हम देखेंगे स्वतः संज्ञान से किसी को शिकायत लेनी है तो उसके लिए अपना एक अलग चैम्बर रहता है, उसमें वो अलग काम कर रहे होते हैं। तो एक इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और दोस्तों, यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। दोस्तों देखिए, महिला आयोग है, महिला आयोग का अगर
कंप्लेंट आती है तो कैसे आती है, एक तो अगर कोई खुद से कंप्लेंट करे, दूसरा वो स्वमोटो से यानी स्वतः संज्ञान से उनको लगता है कि हाँ ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, एक बड़े किसी समाज या किसी बड़े वर्ग पर ये प्रभाव डालेगा महिलाओं को, तो ये स्वमोटो से उस कंप्लेंट को दर्ज कर लेती है और सरकार को भी सिफारिश करती है कि इसके खिलाफ अगर इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। ऐसी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो जयंती पटनायक इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है। 3 साल 1992 से 1995 तक रही है। इनका टेन्योर भी 3 साल का है, जो कि हम अभी आगे जाकर के देखेंगे। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो रेखा शर्मा है। दोस्तों ये जो रेखा शर्मा है काफी चर्चा में रहती है, क्यों रहती है, अभी हाल ही में इन्होंने लव जिहाद पर एक बयान दिया था। पहले आप ये समझिए लव जिहाद क्या होता है। जैसे कोई हिंदू लड़की है किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, अपनी मर्जी से शादी करती है, ठीक है, तो ये उसको गलत बताती है। क्यों ये बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है। अब महिला अपनी मर्जी से ये काम कर रही है, क्योंकि हमारा संविधान किसी को भी किसी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। अब ये महिलाओं के हितों के लिए काम करने वाले महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और ये महिलाओं की स्वतंत्रता जो है इसको लेकर के उसी के खिलाफ ये बोल गई थी कैसे भी करके कि नहीं ये गलत है महिलाओं को, और इस तरीके से तो इसीलिए ये काफी चर्चा में रही थी रेखा शर्मा, और इनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए भी बोला गया था। काफी ट्रोल भी हुई थी कि नहीं इसको ये क्या है, इसको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, या 2018 से 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, संरचना। दोस्तों महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें सदस्य होंगे 5, और इसमें एक सचिव होगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा, जो महिलाओं के हितों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो, और उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, ये आप याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या उसको मनोनीत कौन करता है, तो आप आंसर लगा देना केंद्र सरकार उसको मनोनीत करती है, ठीक है। ऑप्शन में चाहे कुछ भी हो, संसद हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मायावती हो, कोई भी हो, मतलब तो आपको लगा देना है केंद्र सरकार। इसके बाद सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सदस्य भी किनको नियुक्त किया जाता है, जो विधि यानी इनको कानून की जानकारी हो, जो महिला संगठनों से जुड़ी हो, महिला कार्यकर्ता हो, इनमें से कोई भी एक अच्छी योग्यता वो धारण करती है, प्रशासन, आर्थिक आर्थिक विकास या शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण क्षेत्र में आदि का अनुभव इनको होना चाहिए। ये इनकी क्या है, एक योग्यता है इन सदस्यों को। अब ये 5 सदस्य जो है, इन 5 में से एक सदस्य एससी का होना चाहिए, एक सदस्य एसटी का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आप आंसर कर देना 2, क्योंकि 5 में से एक एससी का होना चाहिए, एक एसटी का होना चाहिए, तो दोनों मिलाकर के 2। अगर केवल अनुसूचित जाति का पूछा जाए तो 1, अनुसूचित जनजाति का पूछा जाए तो 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अब एक सचिव की बात करते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा इसको नामित किया जाता है। ये ऐसा अधिकारी होता है जो अखिल भारतीय सेवा जो अपनी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उनका सदस्य रहा हो और सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर समझ गए। इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को कौन अध्यक्ष हो, सदस्य हो या एक सचिव हो, इनको कौन मनोनीत करता है या इनको कौन नॉमिनेट करता है या इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। इनकी योग्यताएं कोई ज्यादा बहुत विशेष योग्यताएं नहीं है, केवल आपको याद रखने हैं कि इसमें ये कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से एक एससी का, एक एसटी का, ये सब कुछ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें, इनका टेन्योर देखेंगे, त्याग पत्र किसको देंगे, इनको हटाएगा कौन, किस आधार पर इनको हटाया जाएगा, और इनकी सर्विस कंडीशंस क्या है। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। क्योंकि हम अभी जानते हैं कि इनको नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, तो इसकी सेवा शर्तें और ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार ही करती है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए पदावधि पूछी जाए तो वो 3 साल, इसमें मैक्सिमम का ऐसा कोई अभी उल्लेख नहीं किया गया है
कि 3 साल या 70 वर्ष या 3 साल या 65 वर्ष, केवल आपको याद रखना है 3 वर्ष। इनका टेन्योर कितना होता है? 3 वर्ष। सेवा शर्त है, कौन डिसाइड करता है इनकी सेवा शर्त है? केंद्र सरकार निर्धारित करती है। त्याग पत्र, अगर इसके अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे? वो भी केंद्र सरकार को देंगे। और निष्कासन, इनको हटाएगा कौन? तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। और हटाने के आधार क्या होंगे? हटाने के आधार या तो वो दिवालिया हो गया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो मानसिक रूप से, या उसका जो मेन आधार है या जो पूछा जा सकता है वो ये है कि कम से कम, मतलब लगातार अगर वो 3 बैठकों में, लगातार 3 बैठकों में वो अगर उपस्थित नहीं होता है कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, तो उसको केंद्र सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्न में से किस आधार पर नहीं हटाया जा सकता, और आपको ये ऑप्शन में है कि 3 लगातार बैठकों में अगर अनुपस्थित होता है तो आप इस आधार पर तो हटाया जा सकता है। कोई एक चौथा अटपटा कोई भी ऑप्शन हो या 5 लगातार बैठकों वाला कुछ हो तो वो उस पर आप टिक कर देना कि हाँ 5 लगातार वाला नहीं है, 3 लगातार बैठकों वाला अनुपस्थित होगा तो उसको हटाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। बाकी सभी नॉर्मल कंडीशन है, दिवालिया हो गया, मानसिक रूप से अक्षम हो, शारीरिक रूप से कोई उसको एकदम से अक्षमता आ गई हो, इनकेपेबल हो, ये सब कुछ है। ठीक है, कार्य एवं शक्तियां। कार्य क्या हो सकते हैं दोस्तों? जो नेशनल वुमेन कमीशन है इसके आपको क्या क्या कार्य लगते हैं? ये क्या कार्य कर सकता है? ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा। महिलाओं का उत्थान कब होगा? जो कि सरकार ने जो भी नियम या जो कानून या संविधान में उनके लिए जो भी प्रावधान है उनके बारे में महिलाओं को बताएगा कौन? यही बताएंगे नेशनल वुमेन कमीशन उसके बारे में। दूसरा, उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी हो सकता है आवश्यक कार्रवाई करे। ठीक है, सरकार को किसी भी उस पर सलाह दे कि हाँ महिलाओं के रिलेटेड अगर कोई कानून बनना है या कुछ पे है तो उस पर वो सलाह भी दे सकता है। ठीक है, तो यही है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। दूसरी बात, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना। आप महिला आयोग में शिकायत करोगे तो उसके निवारण की सुविधा भी महिला आयोग प्रदान करता है। वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है, ये आप याद रख लेना। कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? संसद को देगा, राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, केंद्र सरकार को देगा, तो आप उसमें लगा देना सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार को ये अपनी रिपोर्ट देगा, अपना प्रतिवेदन देगा। ठीक है, इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लो घरेलू हिंसा एक्ट बना है, ठीक है, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, और उस एक्ट के तहत अगर कोई भी पुरुष किसी महिला को घर में प्रताड़ित कर रहा है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, उसका उल्लंघन हो रहा है उस अधिनियम का। ठीक है, और ऐसी शिकायत महिला आयोग के पास आती है या नहीं भी आती है और उसको कहीं से पता लगता है महिला आयोग को, तो वो स्वमोटो से भी उस कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। स्वमोटो यानी कि स्वतः संज्ञान से भी। तो उस कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, जो महिला आयोग घरेलू हिंसा अधिनियम बना है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उस कानून के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करना क्या है? ये क्या करेगा? ये अपनी सिफारिश देगा कि आप इन पर कार्रवाई करें, सरकार को या किसी भी विभाग को एक सिफारिश दे सकता है। जैसे कि किसी मामले में जांच के दौरान हम जानते हैं दीवानी राइट्स इनके पास होते हैं, दीवानी अधिकार इनके पास है। दीवानी अधिकार का मतलब यही है, ये खुद से एफआईआर नहीं कर सकते कि भैया महिला आयोग ने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली और एफआईआर कर दी, ऐसा नहीं है। एफआईआर पुलिस के माध्यम से ही होगी, लेकिन ये पुलिस को सिफारिश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और अधिकतर सलाह इनकी मान ली जाती है। इतना प्रभावी आयोग बनाया गया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे ही तो नहीं बनाया होगा, तो इनकी सलाहें मान ली जाती हैं। और काफी कंप्लेंट्स हर साल आती हैं। अभी इस बार की अगर आप देखोगे तो 2019-20 में लगभग 23,000 के आसपास कंप्लेंट्स इनके पास पहुंची थी। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कौन से राइट्स है? तो दीवानी राइट्स है, दीवानी अधिकार है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो केंद्र सरकार को देता है। और बाकी कार्य शक्तियां आपको पता ही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है, वो हर क्षेत्र में
जहां जहां हो सकता है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए वहां वहां वो महिलाओं को सपोर्ट करता है। दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये भी है, ये आयोग या अधिनियम हमने बनाया है, इसमें बहुत सारे मतलब फेक केसेस भी दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कानून है या किसी को भी जैसे महिलाओं को आगे लाने के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने जो कानून बनाए, कभी कभी उनका मिसयूज होने लग जाता है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें सुधार की जरूरत है। लगातार इस पर चर्चा भी और बहस भी होती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के बारे में। अब मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था 1995 में। देखिए मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन एक्ट कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1995 में। महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया, 1955। इसी के तहत 23 मार्च को 1998 में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1990 का जो अधिनियम मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन अगर आता है तो एक बार उसको तसल्ली से जरूर पढ़ेंगे, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है या राष्ट्रीय। तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा है तो आप बता देना कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया था। और सरकार द्वारा, हाँ किसके द्वारा इसका गठन होता है, तो राज्य सरकार द्वारा। और ये भी एक कैसा निकाय, तो ये एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों राज्य महिला आयोग क्या है, महिलाओं के लिए एक मित्र की भांति, एक शिक्षक की भांति, यानी उनको समय समय पर गाइड भी करता है, उनके शुभचिंतक की, और एक संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। ये चारों आप चीजें याद रख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसकी संरचना वही है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वही होगा जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो। इसमें 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य जो है होंगे वो नॉन गवर्नमेंट यानी कि अशासकीय जिसको हम बोलते हैं, उसमें 5 सदस्य हो गए। एक इसमें सचिव होगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, जो उस राष्ट्रीय महिला आयोग में पढ़ा था लगभग वैसा ही पूरा इसका एक स्ट्रक्चर है। आयोग के जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश, इनके जो प्रेसिडेंट, इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन, वो उनको किसका, मंत्री के इक्वल, अध्यक्ष को मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखना, अध्यक्ष को पूछा जाए तो मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री। इनका टेन्योर 3 साल का है। त्याग पत्र भी राज्यसभा को देते, वो राज्य सरकार को देते हैं अपना। इनको हटाने की प्रक्रिया भी वही है, लेकिन हटाएगा कौन, राज्य सरकार हटाएगी। और हटाने की प्रक्रिया क्या है, वही है जो केंद्र, जो अपना राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटाने की है। कौन सी है, 3 वर्ष के, मतलब 3 लगातार बैठकों में अगर कोई अनुपस्थित होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। दिवालिया घोषित हो गया तो उसको हटाया जाता है। शारीरिक या मानसिक रूप से वो इनकेपेबल हो तो उसको हटाया जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष इसकी शोभा ओझा हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शोभा ओझा है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये दोस्तों मैंने इंटरनेट पे कोशिश की जानने की, लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई है, छूट गई है, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे जो भी इस वीडियो को देखे तो वो उसको कमेंट को पढ़ के एक क्वेश्चन अपना बना सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बता दिया करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। और दोस्तों अगर, चलो ये तो वही अपनी यहाँ से यहाँ तक हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, वो सब कुछ है। एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये भी, अगर आपको कंप्लेंट करनी है या कुछ भी करना है तो ये टेलीफोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप अपने आसपास कहीं देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है या कुछ भी है, तो आप, ये नंबर है, इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक मेल आईडी है, इस पर आप पूरी मेल भी कर सकते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई आपके पास आएगा।
और आप जो भी रिस्पांस आपको अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिलेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ है, महिलाओं के हितों के हित के लिए ये नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। हम अभी देख लें, देखिए, एक अपना नेशनल वुमेन कमीशन और एक अपना एमपी स्टेट वुमेन कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि यानी कि टेन्योर 3 साल का, इसका भी 3 साल का। इनको नियुक्त कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। इनको कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ये किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है। इनको पद से हटाएगा कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी। इनको कौन हटाएगा? स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी। इसकी जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, वो रेखा शर्मा है, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो शोभा ओझा है। और ये आज की डेट तक है, आज की डेट तक का, यानी कि मैं इसको मार्च 2021 की बता रहा हूँ। कल को ये चेंज हो जाती हैं, तो आप बोलना मत कि आपने गलत बता दिया। और आप मान लो आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं, तो आप ये मत बोलना कि सर आपने गलत बता दिया, अध्यक्ष बदल गई है। वो तो बदल ही जाएगी, 3 साल का टेन्योर है, ठीक है। और 2018 में इनको अपॉइंट किया गया है, तो ये बदलनी है, चेंज हो ही जाएंगी। तो ये हमने देख लिया। बाकी और इसमें कुछ ऐसा है नहीं है पढ़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें हमारी वीडियो को। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।